यार देखो जब से इंडिया में टेस्ट क्रिकेट आई है, मतलब 1932 से लेके ऑलमोस्ट अर्ली 2000 तक, मेन थिंग वाज कि क्रिकेट हमेशा तीन मेन सेंटर्स भी नहीं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 6 मेन सेंटर्स के अराउंड ही रही है. आई थिंक वी कैन काउंट दोस 6 मेन सेंटर्स ऑन फिंगर टिप्स. पहला ऑब्वियसली मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, मतलब बेंगलुरु, कोलकाता, आपका देन चेन्नई, और 6 कैन बी यू कैन से हैदराबाद. तो मेजर इन्हीं के अराउंड आपने देखा, सारे पुराने प्लेयर्स सब जगह देखोगे तो इन्हीं से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड सब रहे हैं. एंड देयर इज अ रीज़न टू इट ऑल्सो यार. जैसे ना हमारे टाइम पे व्हेन आई वाज अबाउट टू गेट इनटू आईआईटी, तो IIT कानपुर स्टिल एंड IIT खड़गपुर यूज्ड टू compete with IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे. इनफैक्ट खड़गपुर तो 2001 से 2003-4 तक रैंक 1 ही थी, ठीक है ना. उसके बाद वो बात नहीं रही, उसके बाद प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, बिकॉज जब मल्टीनेशनल कंपनीज जॉब के लिए आने शुरू हुई तो उनके लिए प्रेफरेंस हमेशा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई हो गया था, बिकॉज एयरपोर्ट्स थे, एक्सेसिबिलिटी ईजी थी. तो उनको लगता था कि टैलेंट तो सिमिलर सा ही है, क्यों जाके हम कानपुर जाएं जहाँ पे उस टाइम पे डायरेक्ट एक्सेस टू एयरपोर्ट एंड एवरीथिंग भी नहीं था, या खड़गपुर जाएं जहाँ पे ईजिली पहले आप कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरोगे, फिर आप टैक्सी करोगे, ये सब चीज़ें करोगे, तो वाई टू इवन गो थ्रू दैट हैसल. तो प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज होना शुरू हो गया. तो सेम वाज द केस विद द सेलेक्टर्स ऑल्सो, कि यार जहाँ ये मेन सिटीज़ में मेजॉरिटी अच्छा टैलेंट मिल जाता है और प्लस ऑर्गेनाइज क्रिकेटिंग सर्कल्स हैं, टैलेंट है, सब कुछ है, तो अब क्यों जा के हर छोटे बड़ी स्टेट के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स देखोगे, करोगे टू आइडेंटिफाई प्लेयर्स व्हेन यू वर गेटिंग गुड टैलेंट इन दीज सिटीज़ ओनली. तो हर किसी के दिमाग में ये होता था क्रिकेट में अच्छा करना है तो इन 6 बड़े शहरों की तरफ मूव करो, कि अच्छी अकेडमीज़ में जाओ, तभी आपके साथ वो इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपके चांसेस बढ़ेंगे. एंड ऐसा हुआ भी है, हमने देखा है बहुत सारे छोटे शहरों से लोगों को बड़े शहरों में जाना पड़ा है, अभी भी हो रहा है. इनफैक्ट जायसवाल इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल. रोहित शर्मा के साथ ऐसा हुआ कि उनको नागपुर से मुंबई आना पड़ा. काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स के हमने एग्जांपल्स देखे हैं. तो इसके कारण कहीं ना कहीं क्रिकेट ये मेजर सिटीज़ के अराउंड ही रह गया. जबकि अब हमने देखा है कि टेस्ट वेन्यूज़ के साथ भी हम देख रहे हैं कि अब छोटे शहरों में इम्पेटस बढ़ रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं. इसका काफ़ी हद तक क्रेडिट जाता है कि जो एक टैलेंट रिसर्च डेवलपमेंट विंग बनाया था BCCI ने 2002 में. अगर इसके बारे में हमें एक रियल एविडेंस देखना है तो आपने अगर MS धोनी मूवी देखी है, जब वहाँ पे नेटवर्स ट्रॉफी फाइनल्स इंडिया जीतती है, तो उसके अगले दिन दिखाते हैं कि जगमोहन डालमिया, जो उस टाइम BCCI के प्रेसिडेंट थे, उससे पहले ICC के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वो एक होटल में बैठे होते हैं और दिलीप वेंसरकर उनके पास चल के आते हैं और कहते हैं कि सर बॉयज़ ने बहुत अच्छा किया, बट जो सौरव गांगुली ने शर्ट उतारी वो उस पर 2 मत हैं, डिबेट है कि सही था गलत था. एंड तभी डालमिया कहते हैं वेरी गुड, बट मैंने आपको आज किसी और चीज़ के लिए बुलाया है कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस न्यू प्रोग्राम, आई वॉन्ट यू टू हेड इट. तो फिर एकदम से दिलीप वेंसरकर कहते हैं कि इट विल बी एन ऑनर टू डू इट सर. तो उस टाइम पे ये सिस्टम इंडिया लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ था, बस इसकी जड़ें थोड़ी सी पीछे जाती हैं. 2001 में जो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के हेड रह चुके थे मिस्टर मकरन, काफ़ी अच्छे क्रिकेट आर्टिकल्स भी लिखते रहे हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, क्रिकेट के बारे में काफ़ी कुछ करते रहे हैं. उनको कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने एज अ कंसल्टेंट हायर किया कि हम अपने डोमेस्टिक सर्किट्स में क्रिकेट की रीच बेंगलुरु के बियॉन्ड भी लेके जाना चाहते हैं. उस टाइम तक अगर आप देखो तो काफ़ी सारे मेन इंडियन क्रिकेटर्स बेंगलुरु से आते थे. अनिल कुंबले, सुनील जोशी, वेंकटेश प्रसाद, जवाकर श्रीनाथ, राहुल द्रविड़, टू नेम अ फ्यू. मतलब गुड इंडियन टीम का कोर काफ़ी हद तक बेंगलुरु से था. तो दे जस्ट फेल्ट दैट वाई टू जस्ट स्टिक टू बेंगलुरु, वी नीड टू टेक इट टू द अदर एरियाज ऑल्सो. तो उन्होंने अंडर 14 लेवल पे और अंडर 16 लेवल पे प्रोग्राम लॉन्च किया कि हम स्काउटिंग सिस्टम बनाएंगे जिसके थ्रू हम वहाँ से टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे जो स्टेट बोर्ड्स एंड ऑल हैं उनके परव्यू से चीज़ें बाहर जाएंगी, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड ऑल ऑब्वियसली बिकॉज एक स्टेट की बात हो रही है, और हम रियल टैलेंट आइडेंटिफाई कर पाएंगे. इट वर्क ब्रिलियंटली. मतलब ऐसा हुआ कि रूरल एरिया से, सबर्बन एरिया से, छोटे शहरों से जो प्लेयर्स आ रहे थे वो बेंगलुरु के प्लेयर्स को टक्कर दे पा रहे थे, कई केसेस तो उनसे बेटर भी कर पा रहे थे. तो ऑब्वियसली NCA भी हमारी बेंगलुरु में ही है, वी ऑल नो दैट. तो वहाँ पे ये बात गई, वहाँ से फिर ये बात जगमोहन डालमिया तक पहुँची 2002 में. तब जगमोहन डालमिया ने सोचा कि अगर ये सिस्टम इतना अच्छे से वर्क कर रहा है, व्हाई डोंट वी टेक इट टू द नेशनल लेवल. तो वहाँ पे सबसे पहले TRD
मतलब कि ट्रेनिंग रिसर्च डेवलपमेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया विद दिस कंडीशन कि एटलीस्ट उनका 3 साल का फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उनको एज स्काउट्स आइडेंटिफाई किया, 20 ऐसे स्काउट्स बने और उन स्काउट्स को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में अपॉइंट कर दिया गया कि आप जाओ लोकल टूर्नामेंट्स देखो, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे स्टेट्स में जो लेस पॉपुलर क्रिकेट स्टेट्स हैं वहाँ जाओ और आइडेंटिफाई करो कि अगर आपको अच्छा प्लेयर मिलता है। और एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहाँ पे उनको पूरा डेटा, जिसमें इवैल्यूएशन सिस्टम बना हुआ था और उनको इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिवली भरना होता था और फिर उन स्काउट्स की तबादला होता था, मतलब कि उनकी शिफ्ट होती रहती थी और वो घूमते रहते थे। तो एक ही सेम प्लेयर को कई बार 5-5, 6-6 डिफरेंट स्काउट्स इवैल्यूएट कर रहे होते थे और उसके बाद उनका क्यूमुलेटिव स्कोर एनसीए तक वापस जाता था। और अगर कोई प्लेयर 85% से ऊपर क्यूमुलेटिव स्कोर रखता था तो उसको फिर एनसीए अपने खर्चे पे स्कॉलरशिप देके बेंगलुरु बुलाती थी टू ट्रेन देम फॉर फ्यूचर इंडिया बेस्ड टूर्नामेंट्स, अंडर 19, अंडर 23, इन सब टूर्नामेंट्स के लिए, फिर इमर्जिंग कप टूर्नामेंट्स, ये सब चीज़ों के लिए। दिस इज हाउ टॉप टैलेंट प्लेयर्स वर आइडेंटिफाइड। इवन जो हमारे इंडियन क्रिकेट के एक बहुत बड़े स्टार रह चुके हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को रीडिफाइन किया है, MS धोनी, ही वॉज आइडेंटिफाइड थ्रू दिस प्रोग्राम ओनली। अगर आपको तभी MS धोनी मूवी में उन्होंने इसको इतना ज़्यादा क्रेडिट दिया है। अगर आपको याद हो तो जब मोहन डालमे वाला ये चीज़ आता है उसी के बाद दिखाते हैं कि MS धोनी जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ट्रायल्स दे रहे हैं। तो झारखंड का एक मैच था जमशेदपुर में, वहाँ पे धोनी को इन्हीं स्काउट्स ने फर्स्ट टाइम देखा, जहाँ वो कहते नहीं देख लेना सिलेक्टर्स कहाँ बैठे हैं, वहीं छक्के मारना, वो वाली चीज़ें। तो किरण मोरे वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस थिंग, पर दिलीप वेंसरकर वॉज हेडिंग इट। तो और उस टाइम पे इवन जो ब्रिजेश पटेल हैं जो इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं और जिन्होंने विराट कोहली के करियर को शेप करने के लिए भी काफ़ी रोल प्ले किया और अभी भी एनसीए में काफ़ी एक्टिव हैं, वो भी इसका पार्ट थे। तो उन्होंने MS धोनी को देखा, आइडेंटिफाई किया कि MS धोनी को जिस स्काउट ने आइडेंटिफाई किया ना था, उनका नाम प्रकाश पोद्दार था। वो 1960s में बंगाल के कैप्टन भी रह चुके हैं। तो उन्होंने MS धोनी को देखा, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, देन ही रिपोर्टेड हिम टू एनसीए कि यार एक लड़का है जो शायद अनकन्वेंशनल है बट इस प्लेयर में बातचीत है, वी हैव टू फास्ट ट्रैक हिम इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब फिर उनको इमर्जिंग, अगर आपको याद हो, उनको इमर्जिंग टूर्नामेंट के लिए कीनिया भेजा गया था। कीनिया आई थिंक जिम्बाब्वे गए थे, नारोबी में, जहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट एंड ऑल उन्होंने बड़े बड़े 100s मारे थे। गौतम गंभीर वॉज ऑल्सो देयर इन दैट टूर्नामेंट। तो ये सब चीज़ें हुई थी बिकॉज ऑफ द स्काउटिंग सिस्टम। फिर सुरेश रैना वॉज आइडेंटिफाइड, इरफान पठान वॉज आइडेंटिफाइड, पीयूष चावला, RP सिंह, बहुत सारे ऐसे, श्रीशांत, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस प्रोग्राम के थ्रू आइडेंटिफाई हुए। और काफ़ी हद तक हम देखेंगे हमारा 2007 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप, दोनों का जो कोर है वो काफ़ी कोर इन्हीं प्लेयर्स के ऊपर बेस था। और ये कोई भी प्लेयर मेन सिटीज से नहीं आते, ये हमारे वो 6 क्रिकेटिंग सेंटर से नहीं निकल के आते, ये आपके रिलेटिवली थोड़े से लेस पॉपुलर एरिया से निकल के आते हैं। सिस्टम काफ़ी पॉपुलर हुआ, काफ़ी फेमस हुआ, ऑब्वियसली सक्सेस भी दे रहा था, अच्छे अच्छे प्लेयर्स आइडेंटिफाई हो रहे थे। और अगले 4 सालों में 2002 से लेकर 2006 तक इसने अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर ली, काफ़ी ज़्यादा। उसमें अंडर 19 क्रिकेट में तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, उसके कारण काफ़ी सारे प्लेयर्स आइडेंटिफाई। इवन रोहित शर्मा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वॉज ऑल्सो आइडेंटिफाइड थ्रू दिस सिस्टम ओनली, जिसमें हमने इवन अपने पिछले पॉडकास्ट में जब रोहित शर्मा का था उसमें भी बात की थी कि दिलीप वेंसरकर और प्रवीण आमरे ने उनको देखा था, जिनको प्रंजपे भाई साहब ने जो हमारे थे, जो उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप इस लड़के को देखो, इसमें दम है। तो ये सब चीज़ें उसी स्काउटिंग प्रोग्राम के पार्ट में हो रहा था। तो बहुत पॉपुलर सिस्टम हुआ क्या 2006 में, अगर आपको याद हो 2004 BGT, उसमें नागपुर में एक टेस्ट मैच हुआ था, जिस टेस्ट मैच के विकेट को देख के सौरव गांगुली जो इंडिया के कैप्टन थे उन्होंने अपने को अनफिट डिक्लेयर कर दिया था। अच्छा, हाँ, मतलब मैंने ये कैप्टन वाली सीरीज में शायद बात करी नहीं इसके बारे में। तो बिकॉज नागपुर विदर्भा में आता है, उस टाइम पे विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन का BCCI के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था, बिकॉज वो शरद पवार को पुश करना चाहते थे आगे, और क्योंकि 2004 में तो पावर शिफ्ट हो चुका था, कांग्रेस NCP इन सबका ग्रिप आ गया था, और BCCI पे ज़्यादा कंट्रोल जगमोहन डालमिया का था। तो इसलिए उन्होंने एक BGT जो इतनी बड़ी सीरीज़ होती है वहाँ पे एक बिल्कुल फास्ट एंड बाउंसी विकेट दे दिया था ऑस्ट्रेलिया को सूट करने वाली।
तो वहाँ ऐसा भी हुआ। इंडिया 300 रन से ज़्यादा से हारा था और इंडिया बीजीटी आई थिंक सालों के बाद हारा था और 2004 के बाद हम कभी बीजीटी नहीं हारे हैं इंडिया में। तो उस टाइम पे गिलक्रिस्ट वाज द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम। फर्स्ट मैच वो जीते थे बहुत कंफर्टेबली, सेकंड टेस्ट मैच चेन्नई में इंडिया जीत रहा था और वहाँ पे बारिश हो गई थी तो मैच ड्रॉ हो गया था। सहवाग प्लेड अ ब्यूटीफुल नॉक ऑफ 150 प्लस एंड सचिन भी नहीं थे सीरीज में। थर्ड मैच में सचिन वापस आए इस नागपुर टेस्ट में एंड देन सौरव गांगुली सॉ द विकेट, ही वाज सो एंग्री दैट ही डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट कि आई एम नॉट फिट, आई एम गोइंग टू सेट आउट, आई एम इंजर्ड। तो वहाँ पे इंडिया को रौंद के रख दिया था ऑस्ट्रेलिया ने बिकॉज उनके हिसाब की कंडीशंस थी। तो विकेट अभी तक उसकी बहुत कंट्रोवर्सी होती है कि आपने ऐसी विकेट क्यों दी जो इंडियन क्रिकेट के ओवरऑल कोर के अगेंस्ट, और होम टीम एडवांटेज तो छोड़ो, आपने फॉरेन टीम के हिसाब से पूरी पिच बना के दे दी। तो ये इसीलिए हुआ था बिकॉज उस टाइम पे विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन और जो आपके बीसीसीआई है उनके बीसीसीआई का जो अच्छा तगड़ा कन्फ्लिक्ट, पावर कन्फ्लिक्ट था, पावर शिफ्ट की तरफ चीज़ें नहीं थी। और वो काफ़ी हद तक इवन इस ट्रेनिंग रिसर्च डेवलपमेंट विंग से भी खुश नहीं थे क्योंकि इससे हो क्या रहा था, इससे स्टेट बोर्ड्स की पावर ख़त्म हो रही थी। और अगर आपको पता हो इंडियन क्रिकेट में स्टेट बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। इस बार यूपी क्रिकेट बोर्ड का जो कानपुर का ग्राउंड है वो इवन बीसीसीआई के अंडर भी नहीं आता और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस चक्कर में बिहार में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस था कि आप बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को एक बार तो डिसॉल्व ही कर दिया गया था बीसीसीआई के द्वारा। इनफैक्ट झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन फ्लरिश्ड मोर देन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, जबकि झारखंड बाद में बनी है। बहुत सारी चीज़ें रही हैं। तो ये प्रोग्राम के चक्कर में स्काउटिंग सिस्टम के कारण जोनल सिस्टम खत्म हो गया था, जोन्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई थी। तो नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, बिकॉज वो प्रेफरेंस ऑर्डर था ना कि मेरा साउथ जोन का बच्चा आएगा, मेरा ईस्ट जोन का लड़का आएगा, ये सब चीज़ें खत्म हुई। स्टेट बोर्ड्स की पावर खत्म हो गई। तो थिंग्स वर अगेन एट द ग्रास रूट लेवल। और उससे पहले क्या होता था ना, जो क्रिकेटर हो आप, तो अपने आपके बच्चे को क्रिकेटर बनाना बहुत आसान हो जाता था बिकॉज ऑब्वियसली एक चैनल इतना लिमिटेड था कि उसको एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता था। तो वही सारी सेम कहानी। तो एरा ही ऐसा था उस टाइम पे। आईआईटी क्लियर करना भी क्यों मुश्किल था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बहुत कम लोगों के पास थी। तो आईएएस बनना मुश्किल क्यों था, वही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बहुत कम लोगों के पास थी। तो जनरली आईएएस का लड़का आईएएस बन ही जाता था बिकॉज चीज़ें, जज का लड़का जज बन ही जाता था। वो सब चीज़ें मोनोपोलाइज थी, काफ़ी ज़्यादा सिस्टम एग्जिस्ट करता था। इवन दो हम अपने आप को थोड़ा प्रो सोशलिस्ट कंट्री बोलते थे, पर ऐसा कुछ नहीं था। मोनोपोली बहुत कम गिने चुने लोगों के हाथ में ही थी। क्रिकेट में भी यही कहानी थी। तो जो शरद पवार ऑब्वियसली वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस कि ये गलत हो रहा है। उनको लगता था कि ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए जो एज ओल्ड इकोसिस्टम की पावर को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो ऑब्वियसली पावर टसल हुआ, 2004 से शुरू हो गया था और फाइनली 2006 तक आते आते वो इस पावर टसल में जीत गए और पावर शिफ्ट हुई और एकदम से सबसे पहले ट्रेनिंग रिसर्च डेवलपमेंट विंग को ख़त्म कर दिया गया। नो डाउट एनसीए ने उसे कुछ अच्छे एलिमेंट्स उठा लिए और एनसीए आज तक उसे यूज़ करता है। अंडर 19 क्रिकेट में तो डेफिनेटली यूज़ करता है। काफ़ी हद तक काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स मिलती है, काफ़ी सारे लोगों में ये स्कॉलरशिप बांटी जाती है जिसके थ्रू एनसीए में अभी भी अच्छा टैलेंट स्काउट होकर आता है फ्रॉम जूनियर लेवल्स। बट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन क्रिकेट टीम लेवल पे नहीं रह गया अंडर 23 इमर्जिंग कप्स एंड ऑल में जो पहले एग्जिस्ट करता था बिकॉज ऑफ अगेन दिस पावर चेंज। अगर आपको याद हो तो पावर चेंज ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे जो आपके मनोहर भाई साहब है, शशांक मनोहर आई गेस, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इवन आईसीसी ऑल्सो। और विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन को उसका बहुत एडवांटेज हुआ एंड दैट इज वाई अल्टीमेटली दे स्टार्टेड डूइंग वेल इन रणजी ऑल्सो। इस बार भी रणजी जीते हैं। तो वो बिकॉज जब पैसा फ्लो होता है ग्रास रूट लेवल पे तो ऑब्वियसली उसके आपको बेनिफिट्स 10-12 साल के बाद दिखने लगते हैं, क्योंकि जूनियर लेवल पे पैसा आया तो जब वो प्लेयर बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, तो फिर डेफिनेटली उनके रिजल्ट्स रणजी लेवल एंड ऑल पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ द इकोसिस्टम फ्लरिश्ड एंड अ ब्यूटीफुल सिस्टम व्हिच गेव अस 2 वर्ल्ड कप्स वाज कंप्लीटली टेकन अवे, कंप्लीटली अबॉलिश्ड। बट फिर भी हमारे पास यंग प्लेयर तो आए हैं। तो उसके बाद यंग प्लेयर्स कैसे आने शुरू हुए? आप ही बताओ। नहीं, आप बताओ क्या लगता है, क्या ऐसा चेंज हुआ इंडियन क्रिकेट में 2006 के बाद जहां से हम रियल टैलेंट को देख पा रहे हैं आज टेलीवाइज स्पोर्ट्स के थ्रू? आईपीएल। यस, 2008 में आया ललित मोदी के द्वारा पुश्ड आईपीएल। फर्स्ट सीजन ना किसी को समझ भी नहीं आया था आईपीएल में क्या हुआ, बिकॉज फर्स्ट सीजन तो नोबडी इवन न्यू कि ऑक्शंस कैसे होंगी, टीम्स कैसे जोड़ेंगे। आप सोचो शेन वॉर्न को इस बॉन्ड पे लेके आए थे कि आपको $400,000 मतलब तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब $4 लाख मतलब $0.4 मिलियन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आप बस आ जाओ एंड ऑल। उस टाइम पे पहले ही वो सपोज टू कोच, देन ही प्लेड, बड़ा कुछ हुआ, ही वाज
प्लेयर एंड ऑल्सो द कोच ऑफ द टीम, मेंटर ऑफ द टीम, बड़ा कुछ था उस टाइम पे। तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था टीम्स कैसे आएंगी। और शेन वॉर्न ने ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम किया। उन्होंने रविंद्र जडेजा को बहुत कॉन्फिडेंस दिया, जबकि रविंद्र जडेजा ने पूरे आईपीएल में हार्डली 2 या 3 ओवर ही किए होंगे, बट ही वॉज द गन फील्डर, ही वॉज फिनिशिंग मैचेस। यूसुफ पठान को उन्होंने बहुत इंकरेज किया, बहुत सारे और यंग प्लेयर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो 2008 में जो टीम्स में वो फॉरेन प्लेयर्स का कल्चर था, जिनको ये समझ आता था कि टीम्स को कैसे बिल्ड करना है, कैसे चलाना है, वो तो अच्छा कर गई। पर जो थोड़ी इंडियन कोर सेंट्रिक टीम्स थी, उनको ये फील हुआ कि कहीं ना कहीं वी आर लैगिंग बिहाइंड, कि हम रेस में थोड़े पीछे जाई जा रहे हैं। तो वहाँ पे 2009 में फर्स्ट टाइम कोलकाता नाइट राइडर्स ने, केकेआर ने स्टेप लिया दैट वी नीड टू मे बी रीविजिट द सिस्टम विच गेव बीसीसीआई द सक्सेस। आप ये कह सकते हो कि इनिशियली आईपीएल में केकेआर जैसे टीम्स थी, ये ज़्यादा चेस कर रही थी जो नॉन फेसेस हैं, जैसे ब्रेंडन मैकलम आए ना, वो इनको ज़्यादा चेस कर कालिस रहे थे। आए, कालिस तो चलो पहले आरसीबी में थे, शोएब अख्तर को लाए, गांगुली थे। तो और उनका सारा काफ़ी शुरू में टीम्स का फोकस मार्केटिंग की साइड ज़्यादा था कि बड़े प्लेयर्स आए, बड़े प्लेयर्स किसी तरह से बस आ जाए। तो वहाँ पे राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल अलग थी। उन्होंने लोकल टैलेंट स्काउट किए, उन्होंने ऐसे ऐसे प्लेयर आइडेंटिफाई किए जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं थे, और वहाँ से आईपीएल भी जीत गए। तो फिर एकदम से 2009 में लोगों को लगा कि शायद डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, कि इन्होंने कुछ तो अलग, कुछ तो डिफरेंट किया है जो शायद बाकी नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट इज़ हाउ 2009 KKR ब्रॉट दिस स्काउटिंग इकोसिस्टम। स्काउटिंग इकोसिस्टम में सबसे पहले उन्होंने उसी बंदे को देखा जिसने ये कल्चर कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ शुरू किया था, मिस्टर मकरन, जो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के हेड भी रह चुके थे, और जो इसने पूरा ये ट्रेनिंग रिसर्च डेवलपमेंट विंग इस्टेब्लिश किया था कर्नाटका में। वो सेम प्लेयर को लेके आया गया, उनको सेम कंसल्टेंट को लेके आया गया। और उस टाइम पे जो कोच थे केकेआर के, मिस्टर बकिनन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के भी कोच रह चुके हैं। अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया की 2001 से 2008 की जो मोनोपोली थी, उसमें जॉन विकनन वाज देयर कोच। दैट सेम कोच वाज देन केकेआर's कोच आल्सो इन 2009। तो दे वर नॉट ऑन द सेम पेज, तो इसलिए मकरन साहब ने काफ़ी जल्दी छोड़ दिया था। तो ही गेव फ्यू इनसाइट्स हाउ वी आर एबल टू बिल्ड दैट स्काउटिंग इकोसिस्टम, बट उन्होंने ज़्यादा लंबा काम नहीं किया, बिकॉज वो जॉन ब्यूकेनन के मैनेजमेंट स्टाइल से इतने खुश नहीं थे। मल्टी कैप्टन थ्योरी, ये सब चीज़ें उनको इतनी समझ नहीं आती थी, तो उनको लगता था कि ये वर्क नहीं करेगा, तो आई शुड बेटर क्विट। तो ही गेव द ecosystem and he left. तो KKR was one of the first teams to build this scouting ecosystem, और we have seen the benefits. तो उन्होंने आज की डेट में अगर आप देखो तो पिछले 6-7 साल में भी उन्होंने कितने सारे इंडियन टीम को प्लेयर्स दिए हैं। उन्होंने रमनदीप जैसे प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने अंग्रेश रघुवंशी है उनको आइडेंटिफाई किया, उन्होंने रिंकू सिंह को, जो कि डोमेस्टिक के अननोन से प्लेयर थे, उनको प्लेटफॉर्म दिया, उनको इतना बड़ा प्लेयर बनाया। उन्होंने सुनील नारायण को आइडेंटिफाई किया। सुनील नारायण वॉज स्काउटेड बाय केकेआर थ्रू जो उस टाइम पे आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी होती थी, ये सभी के सभी, तो ट्रिनिडाड के लिए आई थिंक नारायण खेल रहे थे, तो वहाँ से उनको स्काउट किया एंड लेके आए आईपीएल के अंदर, एंड देन ही बिकेम द स्टार ऑफ आईपीएल, वी ऑल नो। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स पे काम किया। और भी है स्काई फॉर दैट मैटर, स्काई वॉज आइडेंटिफाइड, जबकि स्काई को भी कितने साल अननोन रहे हैं, उसको उनको स्काउट किया, ट्रेन किया, ग्रूम किया, और एक बड़े प्लेयर में टर्न किया। और वो काफ़ी देर तक तो वाइस कैप्टन थे, और लोग सोचते थे जो पढ़ लेते थे, यार ये वाइस कैप्टन क्यों है। 2014 एडिशन में थे, जिसमें आईपीएल जीती, जिसमें गंभीर कैप्टन थे। यस, तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो 2010 में एक और इंडियन जायंट, उनको लगा यार कि हम पीछे क्यों रह जाएं, तो दे ब्रॉट दिस यूथ फर्स्ट पॉलिसी, जिनका नाम है मुंबई इंडियंस, और उन्होंने स्काउटिंग पे बहुत अलग लेवल पे काम किया। तो उन्होंने सबसे पहले किरण मोरे, जो कि ऑलरेडी बीसीसीआई के साथ काम कर चुके थे, अगर आपने MS धोनी मूवी देखी है तो उनको पकड़ा। अबे कुरुविला, जो इंडिया के लिए फास्ट बॉलर रह चुके हैं, वन ऑफ द टॉलेस्ट फास्ट बॉलर्स, और वो उसमें भी है, प्रवीण तांबे वाली मूवी में भी है। 6 हाइट 6-7 हाइट वाले बॉलर, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बाबाडोस में 5 विकेट हॉल लेके ऑलमोस्ट इंडिया को मैच जिताते थे। इंडिया 120 रन चेज नहीं कर पाई थी, 81 ऑल आउट हो गई थी। अबे कुरुविला उस एरा में, 97 वाले एरा में अगर लोगों ने देखा तो उनको खेलते देखा, उनको लेके आए, सिकर थे, उनको दिया। एंड देन इवन जो जॉन राइट उस टाइम पे मुंबई इंडियंस के कोच थे, और इवन इंडिया के भी कोच रह चुके हैं, उनको भी पुश किया कि आप स्काउटिंग की तरफ फोकस करो, कि आप हमारे ग्रास रूट लेवल से स्काउटिंग इकोसिस्टम को बिल्ड करो, क्योंकि उसकी ज़रूरत है मुंबई इंडियंस को, अगर हमें
उठना है, क्योंकि इवन 8 का IPL 9 का IPL मुंबई इंडियंस की रेपुटेशन के हिसाब से अच्छा नहीं गया था। तो 10 में दे वर एबल टू रीच फाइनल्स, बट फाइनल्स में वो CSK से हारे थे। तो उनको लग रहा था कि कुछ तो ग्रास रूट लेवल पे चेंज करने की ज़रूरत है। तो स्काउटिंग इकोसिस्टम से मुंबई ने तो बहुत सारे हीरे ढूंढे हैं। तो सबसे पहला हीरा उन्होंने 2012 में ढूंढा था कुलदीप यादव। उस टाइम कुलदीप यादव 17 साल के थे और अंडर 19 वर्ल्ड कप तक भी नहीं खेले थे, और मुंबई ने उनको एक डोमेस्टिक किसी टूर्नामेंट में देखा एंड ही वाज ब्रॉट टू मुंबई इंडियन कैंप एंड वाज, क्या एज थी उस वक्त इनकी? 17 साल के थे, 17, 2012 में। तो 95 बॉर्न है, तो आई थिंक 94 या 95 बॉर्न है, तो उस टाइम पे 17 साल के थे, उनको लेके आए। दिसंबर 94 बॉर्न है आई थिंक। तो 17 साल के कुलदीप यादव को मुंबई इंडियंस ने ग्रूम किया। नो डाउट ही वॉज नॉट पिक्ड फॉर IPL, ही वॉज वे टू यंग एट दैट टाइम, पर उनका टैलेंट देखा। देन आफ्टर दैट 2014 में एक बच्ची बाबू टूर्नामेंट होता है, इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट डोमेस्टिक टूर्नामेंट, जिसमें पीछे साल स्काई और ईशान किशन सभी खेले थे, तो काफ़ी बात हुई थी। उस टूर्नामेंट में जो हमारा ये बुच्ची बाबू टूर्नामेंट है, उसमें जो हेड ऑफ स्काउटिंग थे KKR के, जिनका नाम था हमारा AR श्रीकांत, उन्होंने फिर ये कुलदीप यादव को बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में बॉल करते हुए देखा था एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। तो ही हैड मेड अप हिज माइंड कि मैं इस लड़के को KKR में लेके आऊँगा। और उस टाइम तक कुलदीप यादव कभी अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेले थे। उसके बाद जाके उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला और वहाँ पे हैट्रिक ली, एंड देन एवरीबडी वाज आफ्टर हिम, बट ही केप्ट द वर्ड, brought him to KKR and rest we all know is history। काफ़ी साल वो KKR में रहे, काफ़ी उन्होंने नाम कमाया, वहाँ से इंडियन टीम में भी पहुँचे एंड इंडियन टीम में भी जाके उन्होंने हैट्रिक्स दी, मल्टीपल हैट्रिक्स दी, और आज तो ही इज़ वन ऑफ द मेन स्टे ऑफ इंडियन क्रिकेट। इनफैक्ट ही हैज़ रेवोल्यूशनाइज द मिस्ट्री स्पिन कल्चर इन इंडिया बिग टाइम। और यहाँ तक कहानी नहीं रुकी, इवन KKR ने TNPL में फेमस हो चुके एक और प्लेयर को भी आइडेंटिफाई किया था, जिनका नाम था वरुण चक्रवर्ती। दो KKR नेवर पिक्ड हिम, ही वाज पिक्ड फॉर पंजाब फर्स्ट। अगर आपको याद हो 2019 IPL में पंजाब के लिए खेले भी थे। याद है। एक मैच में एक ओवर में 25 रन पड़े थे, उसके बाद उनको ज़्यादा खिलाया नहीं था, उनको रिलीज भी कर दिया था। फिर KKR ने उनको पकड़ा था। तो उससे पहले दिनेश कार्तिक ने इनको रिकमेंड किया था, पर दिनेश कार्तिक वाज प्लेइंग एट दैट टाइम विद KKR एंड देन ऑल्सो ही सॉ हिम इन TNPL। तो TNPL भी, और उसी 2018-19 में इनका तमिलनाडु के लिए भी डेब्यू हुआ था डोमेस्टिक सर्किट्स में। तो वहाँ पे दिनेश कार्तिक ने रिकमेंड किया था कि लड़का अच्छा है, दमदार है, इसको देखो। एंड ही वॉज इवन कॉल्ड फॉर KKR नेट्स, और वहाँ पे उनको काफ़ी गाइड किया, सब किया, एंड अल्टीमेटली लैंडेड अप विद एन ऑफर देयर ऑल्सो। तो काफ़ी ये कहानियाँ स्काउटिंग पे, इन सब चीज़ों पे काफ़ी काम हुआ है। मुंबई में वापस आते हैं तो 2012 में कुलदीप यादव के साथ तो कहानी नहीं बनी, पर 2013 ऑनवर्ड से मुंबई आ गई असली फॉर्म में। तो उन्होंने जो जॉन राइट थे, उन्होंने स्मैट के मैचेस को जाके, जो सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट होता है, उनके मैचेस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो वहाँ से उन्होंने 2 हीरे ढूंढे, जिसमें से एक का नाम था अक्षर पटेल, जिनका उस साल का रणजी सीजन भी गुजरात के लिए नेक्स्ट लेवल गया था, और अंडर 23 टूर्नामेंट में भी ही डिड रियली वेल, काफ़ी अच्छा। आई थिंक इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया था उन्होंने अंडर 23 टूर्नामेंट में अक्षर पटेल ने उस साल। और उनको मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने स्काउट किया, दो ही नेवर प्लेड फॉर मुंबई इंडियन इन दैट सीजन। और फिर 2014 में तो मेरे ख्याल से शायद वो पंजाब नहीं चले गए थे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो मतलब मुंबई के लिए वो आ गए थे, स्काउट हो गए थे, पर वो खेले नहीं मुंबई के लिए मैच। एंड एक और हीरा ढूंढा था उन्होंने, जिसका नाम था जसप्रीत बुमराह, गुजरात के लिए खेलते हुए इन वन ऑफ दीज मैचेस ऑफ स्मैट। तो जो द वे ही वाज नेलिंग यॉर्कर्स एट पेस, और जिस तरह से ही वाज सरप्राइजिंग बैटर्स विद हिज पेस, तो इतना अनयूजुअल एक्शन, तो जॉन राइट को लगा कि यार इस लड़के में दम है। अब आप सोचो, व्हाई इज इट क्रिटिकल टू आइडेंटिफाई द टैलेंट एट सच एन एज? यही सेम प्लेयर विराट कोहली को भी रिकमेंड हुआ था, किसने किया था? पार्थिव पटेल ने, कि इस लड़के को देखो, इसमें दम है। और बड़ी फेमस स्टेटमेंट है विराट कोहली की, बुमराह क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होते। तो ही डिडंट कंसिडर हिम फॉर RCB, बिकॉज RCB उस टाइम पे विराट कोहली वाज द कैप्टन ऑफ RCB। तो अब आप सोचो, शायद बुमराह बनते ही ना अगर RCB चले जाते, वी नेवर नो। और शायद वो और बेटर बॉलर निकल के आते, और शायद हम और जल्दी उनको देखते, वी नेवर नो क्या होने वाला था। बट डेस्टिनी एज इट हैड इट, वो MI के लिए उन्होंने
2013 में उनको बुलाया गया और उस टाइम पे रिकी पॉन्टिंग वॉज द कैप्टन एंड देन मिड सीजन रिकी पॉन्टिंग से रोहित शर्मा कैप्टन बने और उस साल MI सीजन जीत भी गया 2013 में। एंड 16 आते आते तो बुमराह ने इंडिया के लिए डेब्यू भी कर लिया और एक टाइम तो ऐसा भी आया था जिसमें बुमराह को MI रिलीज भी करने वाली थी बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस। 15 में आई थिंक दे वर अबाउट टू रिलीज हिम एंड देन रोहित शर्मा इंसिस्टेड एंड ही वाज मेड टू स्टे एंड 15 भी वो जीते। फिर 16 में तो बुमराह अलग ही बन गए, उसके बाद तो फिर बुमराह ही है। अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आई थिंक शायद सबसे बड़े प्लेयर हैं आज के मोमेंट में, द मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर इन द वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। एंड वी सॉ कि जहाँ मुंबई बुमराह के बिना जाती है वो लगती ही नहीं है वो बॉलिंग अटैक। इवन इंडिया के साथ भी हमने ये देखा है। तो चीज़ें ऐसे चेंज हुई। एक स्काउटिंग एजेंट ने, मतलब स्काउटिंग एजेंट नहीं कहूँगा, जॉन राइट इतने बड़े स्टार रहे इंडियन क्रिकेट में भी, इतने बड़े कोच रहे हैं। 2003 का वर्ल्ड कप में कोच वही थे। और हाँ, और वो भी देखो ना, उन्होंने भी युवराज, हरभजन, इन सभी प्लेयर्स को किस तरह से ग्रूम करा और कितना बड़ा प्लेयर बनाया है। मतलब जो इंडिया का रिवाइवल हुआ आफ्टर दैट मैच फिक्सिंग एरा, उसमें जॉन राइट का बहुत बड़ा हाथ है। उसमें सौरव गांगुली का भी हाथ है, तो उसमें जॉन राइट के भी हम कंट्रीब्यूशन को निगलेक्ट कर नहीं सकते हैं बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन दैट एरा। तो बहुत ब्रिलियंट चीज़ें हुई और इनका मुंबई का स्काउटिंग प्रोग्राम वहीं नहीं रुक गया। 2015 में वी ऑल नो दैट कि हार्दिक पांड्या वो सिलेक्टेड एंड अगले साल 16 में उन्हीं के भाई कुणाल पांड्या को भी सिलेक्टेड। और अब तो ऐसा हो गया है कि अगर मुंबई केप टाउन टीम है, इनकी टीम्स कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेल रही हैं, MLC में खेल रही हैं, तो हर जगह पे इनके स्काउट्स घूमते हैं एंड दे इवन गो टू PSL, दे इवन गो टू BPL और वहाँ पे भी एनालिसिस करते हैं। वहाँ पे भी जो KKR के एनालिस्ट हैं उन्होंने तमीम इकबाल के साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी काम किया है, बहुत माइक्रोज पे भी काम किया है। बट एक फेमस इंसिडेंट है कि ब्रावो बैटिंग करने आए थे और उस टाइम पे तमीम इकबाल को KKR के एक बड़े फेमस एनालिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि इसके अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर लगाओ, और लगाया और साथ के साथ विकेट आ गई। एंड तमीम इकबाल कहते हैं मेरी विकेट नहीं है, ये तुम्हारी विकेट है बिकॉज यू गेव अस द डेटा। एंड ऑल्सो काफ़ी सारी डोमेस्टिक लीग्स में भी ये डेटा स्काउटिंग इकोसिस्टम सब IPL से फ्लो आउट हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्लो आउट हुआ है। तो मुंबई ने तो अपने कल्चर को और बिल्ड किया, उसके बाद भी वो नहीं रुके, उसके बाद बहुत सारे स्टार प्लेयर्स निकल के आए हैं। 2018 में मयंक मार्कंडे वॉज थ्रोन इन, अंडर 19 कैंप से निकल के आए थे वो, और वहाँ से पंजाब के लिए भी आई थिंक वो ज़्यादा खेले नहीं थे एंड ही वॉज सिलेक्टेड एज अ लेग स्पिनर, मिस्ट्री लेग स्पिनर, डिड रियली वेल। मयंक मार्कंडे का एक मेरा पर्सनल स्टोरी भी है। तो मेरा एक स्टूडेंट था, आई फॉरगॉट हिज नेम, तो वो मयंक मार्कंडे के साथ ये कैंप खेला था। अच्छा। NCA का कैंप, और उस टाइम पे NCA में द्रविड़ होते थे, तो ही इवन वॉज इन द नोटिस ऑफ द्रविड़ एंड ही इन दैट जो इन कैंप का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें वो टॉप विकेट टेकर था। मतलब जो मेरा स्टूडेंट था वो, ही वॉज द ऑफ स्पिनर, छोटी हाइट का बॉलर था पर ऑफ स्पिनर था। मयंक वॉज नॉट द टॉप विकेट टेकर, बट मुंबई स्काउट्स ने मयंक को पकड़ा, उसको नहीं पकड़ा बिकॉज ऑफ द मिस्ट्री एलिमेंट, बिकॉज वो ऑफ स्पिन करता था, रेगुलर स्पिनर था, तो इसलिए नहीं पकड़ा। अल्टीमेटली उसने क्रिकेट छोड़ दी, मेरे स्टूडेंट ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, सेटल्ड देयर। आई एम नॉट इन टच नाउ, अब तो बात ही नहीं होती। 2018 की ये बातें हैं, जिस साल मयंक का डेब्यू हुआ था। तो जब वो हुआ था तो ही वॉज माई स्टूडेंट, तो यूज्ड टू शेयर कि सर मैं भी अपने जब मैचेस के लिए जाता था तो बताता था राहुल द्रविड़ सर ने मेरी प्रेस की, ये किया वो किया, काफ़ी चीज़ें शेयर करता था मुझसे। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट हिज नेम, बहुत साल हो गया एंड ऑल। तो उस टाइम आके मैं से अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता था, मैं से बोलता था किस दिन हमने क्रिकेट पक्का खेलनी है, मैं तेरी बॉलिंग खेल के देखने कैसा खेलता है। यूज्ड टू शेयर कि स्काउटिंग एजेंट्स का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है और वो बहुत सारी बारीक चीज़ों को देखते हैं। लुधियाना से निहाल वडेरा है, वो भी इस तरह से स्काउट हुए, ठीक है, वो भी उस लेवल पे अभी नहीं खेले थे जिस मुंबई इंडियंस में जब वो सिलेक्ट हुए, तो उनका भी काफ़ी सारा क्रेडिट मतलब स्काउटिंग को जाता है। और मैंने उनके फादर से काफ़ी डिटेल डिस्कशन भी की है, हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्कड। सो ही शेयर्ड लॉट ऑफ डिटेल्स कि काफ़ी सारी मतलब माइक्रोज पे काम होता है। ही सेड कि हमने तो, मेरे को तो कोई जानता भी नहीं था। कहते एक NCA में लोग कहते हैं कि निहाल वडेरा के तो बहुत सारे लिंक्स हैं, बहुत सारा ये है, बट आई नो द फैमिली, दे आर अ गुड बिजनेस फैमिली, पर ऐसे ही नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा सुपर इन्फ्लुएंशियल है कि इन चीज़ों को भी इम्पैक्ट कर सके। तो निहाल वॉज ऑल्सो पिक्ड by the scouting agents based on his pure talent because his game against spin is very good। और मुझे याद है उन्होंने एक लोकल टूर्नामेंट में 500 स्कोर किया था, which was not even a domestic match or something, लोकल टूर्नामेंट में, और वहाँ से उस मैच से स्काउट्स ने इनको आइडेंटिफाई किया था। इसका मतलब वहाँ उन मैचेस को देखने के लिए भी स्काउट्स मुंबई इंडियंस की तरफ से
पहुंचे हुए थे. तो आप सोच सकते हो द लेवल ऑफ इम्पैक्ट दे हैव एट द ग्रास रूट क्रिकेट. नाउ 2019 में मयंक मार्कंडे का ही रिप्लेसमेंट ढूंढा एक और यंगस्टर 18-19 साल का, जिसका नाम है राहुल चहर, जो कि दीपक चहर के कजन ब्रदर भी हैं. ठीक है ना. और उनको आइडेंटिफाई किया. ऑब्वियसली दीपक चहर की बात 2010 से मैंने देखी है. 2010 में मुझे याद है राजस्थान वर्सेस हैदराबाद मैच था. 21 या 22 पे हैदराबाद को ऑल आउट किया था. दीपक चहर टुक 8 विकेट्स. ही वाज एबल टू स्विंग द बॉल बोथ वेज. बड़ा हेजी सा मैंने वीडियो देखा 2010 में, और मैं हिलके रह गया था कि कौन सा इंडियन बॉलर आ गया. एंड उसके बाद ज़्यादा बातचीत में वॉज वेरी इंजरी प्रोन, तो गायब से ही हो गए थे. देन IPL में अगेन ही गॉट दैट चांस बैक. तो मतलब ऑब्वियसली राहुल चहर नाउ इज़ अ वेरी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर. अब तो SRH के लिए चले गए हैं, पंजाब के लिए भी खेल रहे हैं, तो उनको भी स्काउटिंग इकोसिस्टम का काफ़ी फ़ायदा हुआ है. इवन आकाश मधवाल, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बिकॉज वो लेदर बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेले भी नहीं थे. वो ज़्यादा टेनिस बॉल क्रिकेट, उत्तराखंड सर्कल्स में, वो देहरादून से आते हैं, ज़्यादा टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे. तो ये स्काउटिंग एजेंट्स इवन टेनिस बॉल टूर्नामेंट्स तक को भी ट्रैक कर रहे थे. क्या कोई दिखता है एक टैलेंट हु इज एबल टू डू वेल विद टेनिस बॉल, उन्हें लेदर बॉल के साथ लेके आ जाए. ऐसा सा एग्जाम्पल, ये सेम चीज़ भी सबसे पहले शेन वॉर्न ने आइडेंटिफाई किया था. अगर 2009 IPL किसी को याद हो तो एक फास्ट बॉलर था कामरान करके, तो बहुत बातचीत हुई. उससे सुपर ओवर मैच जितवाया था एक बार. अगर याद हो. याद. एंड उस टाइम पे मतलब घुंघराले से बाल थे हल्के से. बिल्कुल सही. तो उस टाइम पे शेन वॉर्न ने कहा था कि यू आर माई हीरो, यू आर माई दैट, यू आर दिस. और उसके बाद बंदा गायब सही हो गया था. उसके बॉलिंग एक्शन के लेके सस्पेशन आया था. तो वो भी टेनिस बॉल क्रिकेट का प्लेयर था. उसको भी टेनिस बॉल क्रिकेट से उठा के लेदर बॉल क्रिकेट में लेके आ गया था, फास्ट ट्रैक किया गया था. तो सेम हैपेंड विद आकाश मधवाल ऑल्सो. और व्हेन समबडी इज एबल टू ब्रिंग दोस टेनिस बॉल स्किल्स इनटू लेदर बॉल क्रिकेट, तो बहुत डेडली हो जाते हैं. पाकिस्तान में तो हम टेप क्रिकेट की बात जानते ही हैं कि वसीम अकरम, आपके इवन हारिस राव, कितने सारे उनके लेजेंडरी बॉलर्स हैं, शादाब खान एंड ऑल, सकरीन मुश्ताक, ये जो टेप बॉल क्रिकेट खेल खेल के वहाँ तक पहुँचे हैं. एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू ब्रिंग इन सो मेनी वेरिएशन, बिकॉज टेप बॉल के साथ आउट करना इतना ईजी नहीं हो जाता. और टेनिस बॉल क्रिकेटर्स भी ऐसा कर पाते हैं. मधवाल ने जब क्वालिफायर में 5 विकेट हॉल लिया था 2023 IPL में, तो उनकी कितनी बातचीत होनी एकदम से शुरू हो गई थी कि यार कि हाँ, इस बंदे में कुछ है चीज़ें. अब तो आकाश मधवाल हैज़ गॉन टू आई थिंक RR, तो राजस्थान रॉयल्स में. बट चीज़ें देखिए कैसे किस तरह से मूव करी हैं, कहाँ से होती कहाँ तक निकली हैं. तो मुंबई ने और भी आइडेंटिफाई किए हैं. अभी हम विघ्नेश पुथुर की बात कर रहे हैं. अभी हमने और बहुत सारे प्लेयर्स देखे हैं जिनको मुंबई आउट ऑफ नोवेयर निकाल के ले आती है. विघ्नेश पुथुर की तो अभी हमने अच्छा खासा एक स्टोरी डिस्कस भी किया अपने वीडियो में, कि हाउ गाय हु वाज अ मीडियम पेसर एट कॉलेज लेवल, और फिर वहाँ पे एक लोकल क्रिकेटर ने, मोहम्मद शरीफ ने उनको बोला कि तू लेग स्पिन करना शुरू कर, मतलब चाइनामैन करना शुरू कर, बिकॉज यू आर लेफ्ट आर्मर, तुझे सक्सेस मिलेगी. और फिर केरला क्रिकेट लीग में उनका नाम बना. TNPL तक वो गए, तमिलनाडु का जो प्रीमियर लीग है वहाँ पे वो खेले. और अभी केरला क्रिकेट लीग जो अभी शुरू हुई है इस सितंबर में, वहाँ भी सिर्फ 3 मैचेस खेले थे, और वहाँ भी स्काउट ने उनको ढूंढ लिया. और ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं उनके फादर, बहुत ही ज़्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, एंड स्टिल ही वॉज आइडेंटिफाइड. और ऐसा नहीं है कि और प्लेयर्स नहीं है जिनको स्काउट्स ने बुलाया नहीं है. समाओ हम बात नहीं ज़्यादा करते, पर डिफरेंट IPL टीम्स ने उनको बाद में पोच कर लिया, चीज़ें निकल गई. पर मुंबई ने और भी बहुत सारे प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया, बहुत सारे प्लेयर्स को निकाला. इवन चहल एक टाइम पे मुंबई इंडियंस के लिए आए थे. उनकी जो स्टोरीज भी हैं जो फेमस हुई हैं पीछे, कि वॉज बुलेड एंड ऑल, उनको एक बार होटल की छत से उल्टा टांग दिया था, वो सब जो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरीज हैं उनकी, वो स्टिंट ड्यूरिंग मुंबई इंडियंस ही हुआ है सब कुछ ये. तो काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब जो लीडिंग स्काउट्स थे नो डाउट. पहले KKR ने शुरू किया, MI ने शुरू किया, राजस्थान रॉयल्स में भी स्काउटिंग इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, जो वॉन के टाइम से स्टैब्लिश हो रहा था, बट हैज टेकन शेप रिसेंटली ओनली, वेयर संगाकारा हैज़ वर्कड वेरी हार्ड ऑन दैट. जो उनके वन ऑफ द मैनेजमेंट कोचेस हैं, उन्होंने अब इवन राजस्थान में से बहुत सारे टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया है. तो एक विकेट कीपर बैटर ढूंढा उन्होंने, फास्ट बॉलर्स ढूंढे हैं, काफ़ी सारे इस तरह की इकोसिस्टम मैनेज हो गया. अगर देखा जाए तो IPL टीम्स में अगर आप रैंकिंग कर दो स्काउटिंग सिस्टम को लेके, तो नंबर 1 तो MI है, नो डाउट. उन्होंने इंडियन प्लेयर्स बहुत दिए. ठीक है. नंबर 2 KKR आता है. नंबर 2 KKR आता है. फिर उसके बाद नंबर 3 अब यंग टीम्स भी काफ़ी करने लग गई हैं. अगर दिल्ली में भी आप देखो तो इस बार उन्होंने विप्रज निगम को ढूंढा है. उन्होंने इस बार, अगर आप
और माधव तिवारी हैं उनके पास, अभिषेक पोरेल उन्होंने आइडेंटिफाई किया था लास्ट ईयर और उसको काफ़ी अच्छा ग्रूम भी उनको किया है, और भी हैं, ऐसा नहीं है कि इनके सिवा और प्लेयर्स नहीं हैं आपके पास। मतलब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स में और भी हैं। अब इवन महाराजा क्रिकेट लीग से बहुत लोग निकल के आए हैं। LSG ने बहुत काम किया, उन्होंने लास्ट ईयर मयंक यादव को आइडेंटिफाई किया, उससे पहले मोहसिन खान को लेके आया जिनको ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं था, वो भी LSG की ही देन है। एंड देन फिर इस बार दिग्वेश राठी हमें दिखे हैं, तो उनको स्काउट किया। इवन आयुष बदोनी व्हेन ही वाज नॉट अ बिग नेम वाज गिवन अ चांस बाय LSG, तो उन्होंने इस तरह के प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया है। RR के इकोसिस्टम में देखा जाए तो तवतिया भी डोमेस्टिक में प्लेयर थे, पर उनकी सिक्स सेटिंग एबिलिटी को जो आइडेंटिफाई किया वो RR नहीं किया। इवन जो शशांक सिंह है जो पंजाब के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई RR नहीं किए थे काफ़ी हद तक। अच्छा, तो RR के अंदर मैंने एक वीडियो भी देखा था जहाँ वो सिक्स सेटिंग कॉम्पिटिशन में वो नेलिंग सिक्सेस लाइक एनीथिंग। तो ऐसे बहुत सारी, वैभव रघुवंशी को उन्होंने फास्ट ट्रैक किया है, सूर्यवंशी को सॉरी फास्ट ट्रैक किया है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास इकोसिस्टम नहीं है, एंड वॉन का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इसकी तरफ। तो DC हैज़ बीन एबल टू सेट अप, LSG हैज़ बीन एबल टू सेट अप दीज। अब इवन GT के साथ ये चीज़ है। इनफैक्ट अनुज रावत तो देखा जाए तो उन्होंने दिल्ली के मैचेस को मिस करके GT की ट्रेनिंग जो है वहाँ पे जाके काम किया था, और उन्होंने भी काफ़ी हद तक किरण मोरे नॉल को भी बीच में इन्वॉल्व किया था। तो अब तो ऑलमोस्ट इवन CSK नाउ हैज़ देयर ओन अकेडमी। इवन आपको याद हो तो जब इंडिया सीरीज थी न्यूजीलैंड के टाइम पे, तो रचन रविंद्रा केम डाउन टू CSK अकेडमी टू ट्रेन फॉर इंडियन पिचेस। काफ़ी कंट्रोवर्सी भी उठी थी उस टाइम पे कि वेदर इट शुड बी अलाउड टू डू और नॉट। तो इसका अब ऑब्वियसली RCB ने भी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, नो डाउट। RCB के स्काउट्स ने जो प्लेयर्स ढूंढे उनके साथ स्टिक अराउंड ज़्यादा नहीं किए। अब जो वैभव वैशक है, ही प्लेड फॉर RCB ओनली, वो वहीं से आइडेंटिफाइड थे। विजय कुमार वैशक हैं जो वो आइडेंटिफाई हुए, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं, पर हम उतने स्टिक नहीं कर पाए हैं इनके साथ। तो स्काउटिंग इकोसिस्टम तो अब हर IPL के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि रीज़न क्या है ना यार, अगर आप ऐसा एक स्काउट इकोसिस्टम ले आते हो तो आप जो करोड़ों में बिकने वाला प्लेयर है वो 25-30 लाख में भी ढूंढ सकते हो, जो आपको शायद 10-10 5-5 साल तक सर्व करे, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट भी आपके लेके आ सकता है। और ऐसा प्लेयर अगर 2-3 मैच में आपको जितवा दे, जैसे कि जो LSG के साथ लास्ट सीजन हुआ विद मयंक यादव, तो आपका पूरा का पूरा सीजन ही वो बदल जाता है। तो इसलिए इन पे काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज गेम बहुत इंटरेस्ट की है, हाई स्टेक गेम है, $multi-billion कंपनीज बनती जा रही हैं हर IPL टीम, तो उनके लिए स्टेक्स आर वेरी हाई। फुटबॉल में तो स्काउटिंग इकोसिस्टम कब से एग्जिस्ट करता है, कितना ज़्यादा काम होता है। मतलब अगर आप सोचो कि रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स, मेसी जैसे प्लेयर्स इन स्काउटिंग इकोसिस्टम से ही आइडेंटिफाई हुए हैं। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि IPL मतलब अब हम क्रिकेट में अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो क्लियरली दिख रहा है कि T20 क्रिकेट जो है वही मेन होने वाली है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो हो रहा है कि IPL से ही हम जो स्टार्स निकलते हैं उनको फिर हम इंडियन टीम में सेलेक्ट करते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडियन टीम ने आउटसोर्स कर दिया अपना सारा काम, IPL स्काउटिंग का काम IPL को दे दिया, इन IPL टीम्स को दे दिया। कि आप CSK की तरफ देखो, अश्विन दो वॉज प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, बट वो इतने बड़ा नाम नहीं थे। उनको रिकमेंड किया गया धोनी को कि आप इस लड़के को देखो, और 2008 IPL में धोनी उनको लेके आए, एंड उसके बाद उनकी पूरी क्रिकेटिंग जर्नी फास्ट ट्रैक हुई है। तभी अभी अश्विन ने जब अपना 100 टेस्ट मैच खेलना था धर्मशाला में, तो उन्होंने कहा था कि मेरा मन था कि मैं उसमें रिटायरमेंट ले लूँ और मैं MS धोनी को वहाँ पे बुलाऊँ, क्योंकि ही वॉज द वन हु गेव मी द चांस। उन्होंने अपनी ऐश की बात में भी बात की है। तो अश्विन कितना क्लासिकल एग्जाम्पल है, इनको फास्ट ट्रैक किया गया just because that major tournament like IPL was round the corner and CSK felt कि उनको शायद homegrown talent भी ढूंढना पड़ेगा। तो वहाँ से अश्विन को मौका मिला, जो शायद कभी कंसिडरेशन सेट में आते ही ना। पंजाब से मेरे एक फ्रेंड के बहुत क्लोज फ्रेंड जिनका नाम मनप्रीत गोनी था, जिनके साथ मेरे फ्रेंड बचपन में काफ़ी क्रिकेट खेले हैं 6-7 स्टार्ट क्लास में। एंड मुझे याद है जब मैं 11-12 में होता था, एक स्टोरी सुनाते थे यार कि हमारा ना एक फ्रेंड है गोनी, उसकी हाइट 6'3" है, मम्मा की हाइट 6'10" है या 6'7" ऐसे है, पापा की हाइट 6'10" है। तो अभी 9th क्लास में 11th क्लास में, क्योंकि हम उससे 11 में थे, तो उसकी हाइट अभी 6'3" है। घर वाले कहते हैं वो काके लमक लिया कर, नहीं तो इतना ही रह जाएगा। मतलब पंजाबी में इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा लटक लिया कर, नहीं तो 6'3" ही रह जाएगा। तो आई यूज्ड टू लाफ कि क्या मजाक कर रहे हैं भाई, 6'3" हाइट क्या कम होती है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट 2001 की बात है। और ये जब 2008 में चेन्नई के लिए खेले
तो nobody was even knowing him because of his height he was preferred. And उसके बाद तो he even made a stint for Indian team also. Indian team तक में भी आ गए थे because IPL का 2018 का काफ़ी अच्छा गया था. CSK फाइनल तक पहुंच गया था. तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इनके साथ 6th-7th क्लास में बहुत क्रिकेट खेली है. एंड इट वॉज इन आवर स्कूल ओनली. 11th में मैं स्कूल में आया था, 10th में ही लेफ्ट द स्कूल. तो बट मुझे स्टोरी याद थी कि बिकॉज बोथ पेरेंट्स वर वेरी टॉल, तो कहते होते थे कि 6'3" इज़ वेरी लेस, तो इतना छोटा रह जाएगा. तो आई यूज्ड टू थिंक कि 6'3" का बंदा छोटा है तो और क्या चाहिए. एंड व्हेन आई सॉ हिम ऑन टीवी प्लेइंग फॉर CSK, इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल्सो कि somebody who was like nobody got this opportunity and even made into Indian team. दो खरे लंबा नहीं चला बट चलो एटलीस्ट वो मौका मिला. तो CSK ने भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कोई काउंट नहीं करता था पर उनको उन्होंने ऊपर लेके आए हैं. उन्होंने तो और इस्टेब्लिश प्लेयर्स को भी काफ़ी मौके दिए हैं. और अब तो क्रिकेट अकेडमी उनकी भी एग्जिस्ट करती है जहाँ से नए नए प्लेयर्स वो आइडेंटिफाई करते हैं, लोकल टैलेंट्स को मिलता है. और बाकी जो CSK की ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूशंस में ट्रेन हो रहे होते हैं, एंड देन दे हैव बिन टेकन अप बाय अदर फ्रेंचाइजीज ऑल्सो. अब मेरे को ना इस पॉडकास्ट से मेरे को नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए एक आइडिया मिला कि ये तो हमें समझ आ गई स्काउटिंग, पर कैसे कोई प्लेयर रणजी में पहुंच पाता है. तो बहुत इकोसिस्टम कंफ्यूजिंग है. इट्स नॉट वेरी इजी. क्योंकि आप जनरली क्या होता है कि अंडर 14 खेलते हैं, फिर अंडर 16 खेलते हैं, फिर आप अंडर 19 खेलते हैं, फिर अंडर 19 में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर धीरे धीरे आप कई बार अंडर 23 टूर्नामेंट भी जाते हैं. वो एज ग्रुप टूर्नामेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं. नहीं तो फिर आप जो आपके मतलब ऑब्वियसली अंडर 19 अगर आप खेल रहे हैं तो उसके बाद आपके जो डोमेस्टिक के ट्रायल्स होते हैं उनमें आप जाते हैं. फिर कई बार आप डिफरेंट टीम्स जैसे कि स्मार्ट हो गया, विजय हजारे हो गया, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उनके लिए सिलेक्ट होते हैं. फिर धीरे धीरे यू ग्रेजुएट टू योर रणजी लेवल एंड ऑल. तो कई प्लेयर्स जो एकदम से ब्रेक थ्रू कर जाते हैं इनटू अंडर 19 इंडियन टीम, वो फास्ट ट्रैक भी हो जाते हैं. बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम. इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इन टोटलिटी हम ये बोल सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्काउटिंग सिस्टम, एक तो दुनिया के किसी भी कोने में प्लेयर जो है उसको अब ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं अगर अच्छा कुछ करता हूँ तो आई कैन बी फास्ट ट्रैक्ड. डेफिनेटली. और इसमें रिलेटिवली करप्शंस कम है बिकॉज स्टेक्स आर मच हायर. जो स्काउट्स हैं दे आर पेड इन मिलियंस, उनको बहुत मिलता है. बिकॉज जो टॉप स्काउट्स हैं, मतलब अगर मैं जॉन राइट एंड ऑल की बात करूँ तो उनको काफ़ी ईजीली फ्रीडम दिया गया कि फाइनेंशियल शुड नॉट बी अ बैरियर टू सेलेक्ट अ प्लेयर. अदरवाइज आप शायद विघ्नेश पुथूर जैसे प्लेयर्स को आते हुए ना देखते, आप शायद वरुण चक्रवर्ती जैसे प्लेयर्स को आते हुए ना देखते जिनके लिए फाइनेंशियली वो चीज़ें. अब ये सोचो विराट कोहली को दिल्ली के लिए खेलने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उसके फादर ने उससे पैसे देने से मना कर दिया था. मतलब जनरेशनल प्लेयर लाइक विराट कोहली कुडंट ब्रेक थ्रू जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग. तो नो डाउट उनका टैलेंट इतना बड़ा था कि ऊपर आ गए, अदरवाइज ये चीज़ें ना होती. फिर अदरवाइज कितने सारे प्लेयर रह जाते होंगे इस चक्कर. अब ये सोचो धोनी was not even selected for under 19 World Cup. अजय रात्रा was the keeper in that tournament. जबकि आप धोनी और अजय रात्रा की गेम को देख चुके हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क भी नहीं होगा शायद, उससे भी कुछ बड़ा मतलब गैलेक्सीज के लेवल का फ़र्क होगा. स्टिल धोनी नेवर गॉट द चांस. मतलब उनको वो मौका ही नहीं मिला. उनको मतलब रेलवेज़ के लिए खेले, TT रहे, क्या क्या नहीं देखना पड़ा. एंड अल्टीमेटली आइडेंटिफाई कैसे हुए वो. मतलब अगर हाँ मतलब अगर प्रकाश पोदार ना रिकमेंडेशन भेजते और ये ना होता तो कभी ये चीज़ हो ही नहीं सकती थी. ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स मैं जानता हूँ जो डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड से आए हैं जिनको वहाँ पे मौका नहीं मिला, बट दे गॉट स्काउटेड बाय NCA, आर ट्रेनिंग इन NCA नाउ एंड दे आर प्लेइंग डिविजनल क्रिकेट इन कर्नाटका. ये आशुतोष शर्मा के बारे में भी बता ही रहे थे आप. हाँ, आशुतोष शर्मा के साथ भी ये हुआ. उनको भी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने काफ़ी इल ट्रीट किया और उनको अगर स्टारडम मिली है तो वो IPL के कारण मिली है. एंड ही डिजर्व्स दैट. देखो ऐसा प्लेयर ओवरनाइट तो तैयार नहीं हुआ होगा ना. जो प्लेयर आज इंटरनेशनल बॉलर्स को इस तरह से पीट रहा है, बुमराह को मतलब स्लॉक स्वीप के छक्के मार रहा है, तो वो कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट पहले से ही होगा ना. पर देखो आपने कभी बात सुनी थी इनके, कभी नाम सुना था? और एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, कंसिस्टेंटली दिया है. शशांक सिंह देख लो, कितने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो IPL में आके हमें इतना सरप्राइज करते हैं, पर हमें लगता है कि ये कभी जूनियर क्रिकेट में या इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका नाम क्यों नहीं होता. दिग्वेश राठी वॉज सो इम्प्रेसिव. उनको हमने दिल्ली के लिए 25 साल की एज में अब डेब्यू करते देखा है जब उनको IPL टीम ने उठाया. IPL आने के बाद ही मेड अ डेब्यू फॉर दिल्ली 25 की एज में. अब कब देखते हो किसी प्लेयर को 25 की एज में ब्रेक थ्रू करते हुए इंडिया में? तो दिल्ली प्रीमियर लीग में उनको मौका मिला एंड बिकॉज ही वॉज पिक्ड बाय LSG
दैट्स व्हेन ऑब्वियसली उसमें काफ़ी मेजर रोल रहा है उनके कैप्टन का, जो उनके दिल्ली के टीम के मतलब दिल्ली प्रीमियर लीग में कैप्टन थे आयुष बदोनी, क्योंकि उन्होंने LSG को रिकमेंड किया उनको, तो उससे वो ऊपर आए. बट अदरवाइज सोचो कि एक 25 साल का लड़का जो ऑलमोस्ट नारायण जैसे लेवल की वेरिएशंस लगता है, और जिसने मतलब इतना प्यारा इतने की मोमेंट पे भी वो ब्रेवनेस दिखाई दैट ही वाज एबल टू बॉल अ कैरम बॉल टू विपरज निगम, वो शायद कंसिडरेशन सेट में भी ना होता. और हम कहते हैं कि इंडिया को स्पिनर्स नहीं मिलते, मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं मिलते, और अब हमें इस IPL में भर भर के दिख रहे हैं एकदम से. तो ऑब्वियसली ऑल दैट क्रेडिट गोज टू द स्काउटिंग, बिकॉज स्काउटिंग से एक अप्रोचेबिलिटी तो आ गई है. और आगे जाके जिस टाइप से द वे वी आर इन इंटरनेट एज, डोंट यू थिंक सो इट विल बिकम ईजियर. कल लोग अपने वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत से अच्छे यूट्यूबर्स आ गए हैं जो मैं काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स को देखता हूँ जो जूनियर लेवल पे खेलते हुए लोगों को या डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में खेलते हुए लोगों को, जो बहुत आई वुड से रिकॉग्नाइज डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी नहीं है, उनमें से लोगों के वीडियोस बुलाते हैं, उनके बॉलिंग एक्शंस को करेक्ट करते हैं, डिफरेंट स्किल्स पे करेक्ट करते हैं. और अब ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलना लग गया है, जो चीज़ें पहले शायद पॉसिबल. एंड एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्काउटिंग थिंग हम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को भी इम्प्रूव होते हुए देखेंगे. नो डाउट अबाउट इट. और आप अगले 5-10 सालों में इंडिया को जिस लेवल पे देखेंगे वो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे. और ये चीज़ें पहले पॉसिबल नहीं था, किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं था. कितने सारे और ऐसे प्लेयर्स हैं पास में जो ऐसे स्काउटिंग एंड ऑल से निकले हैं, पर आप कहीं ना कहीं देखो कि थोड़ा पावर शिफ्ट चेंज हुआ है, पर उसके बावजूद भी आप इंडियन कोर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. हम अब करंट इंडियन टीम को देखते हैं, लेट्स गो फॉर्मेट बाय फॉर्मेट वाली तीनों फॉर्मेट्स देखते हैं, उनमें से कौन से प्लेयर्स हैं जो मेन स्ट्रीम से आए हैं और कौन से हैं जो स्काउटिंग इकोसिस्टम से IPL के थ्रू निकल के आए हैं. लेट्स लुक एट द टेस्ट टीम फर्स्ट. तो इस बार हम BGT पे उठाते हैं. तो ओपन कौन कर रहे थे? जायसवाल. मुंबई क्रिकेट से निकल के आए हैं, यूपी से स्काउट तो नहीं हुए, तो वो भी एक ट्रेडिशनल मेथड से ही निकल के आए हैं. उनके साथ रोहित शर्मा, ऑब्वियसली वो भी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से निकल के आए. दो स्काउटिंग का वहाँ पे हल्का सा रोल रहा है, बिकॉज जो उस टाइम पे ये आपका ट्रेनिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट विंग था, उन्होंने उनको एक बार आइडेंटिफाई तो किया था, जब प्रवीण आमरे एंड ऑल, पर वो भी ज़्यादा उस टाइम पे जूनियर क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड थे. 1 डाउन आपके पास गिल आ जाते हैं. गिल भी अभी तक किसी स्काउटिंग इकोसिस्टम से नहीं आए, जस्ट बिकॉज PCA जो चंडीगढ़ का है वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट था, तो ही गॉट द अंडर-19 एंड दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू मूव अप द लैडर. नंबर 4 पे हमारे विराट कोहली दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन से, नॉट अगेन फ्रॉम द स्काउटिंग इकोसिस्टम. नंबर 5 पे KL राहुल कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन से. नंबर 6 पे आ जाते हैं हमारे ऋषभ पंत. हैं वो उत्तराखंड से, उनको आगे क्रिकेट कहाँ खेलनी पड़ी? दिल्ली में, क्योंकि उनको पता था कि अदरवाइज वो आइडेंटिफाई होते ही ना. उनकी भी बहुत अच्छी बैक स्टोरी है, बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, तो वो भी मेन क्रिकेटिंग सेंटर से निकले. नंबर 7 पे कौन आ जाते हैं? जडेजा. वो एक प्लेयर थे जो शायद मेन क्रिकेट सेंटर से नहीं थे, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प किसने की? शेन वॉर्न ने, जिनके कारण नो डाउट अंडर-19 2006-2008 वर्ल्ड कप वो खेले थे, पर जो प्रोमिनेंस एकदम से मिली उनको वो IPL के कारण मिली. तो उसके कारण फिर वो धीरे धीरे कंसिडरेशन सेट में आए. रविंद्र जडेजा को भी हम स्काउटेड नहीं कह सकते हो कि अंडर-19 वर्ल्ड कप तो वो खेल चुके थे, तो इसलिए मैं उनको भी उस काउंट में शायद नहीं लेके आऊँगा. तो फिर उसके बाद नंबर 8 पे हमारे थे, अगर आप अश्विन को गिनना चाहते हो, तो वो चेन्नई से आते हैं, जो फिर से एक बहुत बड़ा क्रिकेटिंग हब है. ठीक है. फिर आपके पास बुमराह हैं, जो नो डाउट उस स्काउटिंग इकोसिस्टम से निकल के आए हैं, क्योंकि वो ग्रेट क्रिकेट नहीं ज़्यादा खेले हैं. तो बुमराह में भी पूरे 9 प्लेयर्स में हमें वो निकल के आएंगे. सिराज भी हैदराबाद से आते हैं. ठीक है. वो भी थोड़ा बहुत यू कैन से IPL से पुश हुए हैं, बिकॉज उनको विराट कोहली ने बहुत पुश किया, SRH ने बहुत पुश किया, जिससे उनको थोड़ी बहुत वो मिली है. वो भी रेगुलर ग्रेट क्रिकेट से निकल के नहीं आए. तो वो भी एक हम कह सकते हैं कि ही इज ऑल्सो वन गाय हु हैज बीन एन प्लेयर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ IPL, ऑफ स्काउटिंग इकोसिस्टम निकल के आए हैं. और देन मोहम्मद शामी, वो तो टिपिकल रणजी बंगाल इकोसिस्टम से निकल के आया. वो कोलकाता से ना मतलब मूव करते वहाँ पे यूपी से, तो शायद वो कंसिडरेशन सेट में ना आते, कभी आते ही ना. तो उनको भी मतलब जो ईस्ट जोन है उन्होंने काफ़ी पुश किया. तो आप सोचो पूरी टीम में सर आपको 2 प्लेयर्स निकले टेस्ट में. हम अगर अब ODI टीम्स में, पहले हम T20 टीम पे आ जाते हैं. अभिषेक शर्मा स्टैंडर्ड, क्योंकि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन भी काफ़ी बड़ा है, वहाँ से निकल के आए हैं. उनके साथ संजू सैमसन, वो मैं कह सकता हूँ कि हाँ उनको IPL से बहुत बेनिफिट मिला है. वो भी स्काउट हुए हैं एक तरह से, बिकॉज अदरवाइज वो केरला क्रिकेट में इतना ज़्यादा
ईजी नहीं था उनके लिए टू मूव, क्योंकि वो इतना रेगुलर इकोसिस्टम नहीं था. उसके बाद वन डाउन तिलक वर्मा, उनको मुंबई इंडियंस ने स्काउट किया था बिकॉज वो रिलेटिवली थोड़े से अननोन कमोडिटी थे. उनको मुंबई ने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया था. स्काई इज अ प्रोडक्ट ऑफ KKR, स्काउटिंग इकोसिस्टम के ही वो प्रोडक्ट है एक तरह से. तो उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी इज ऑल्सो अ स्काउटिंग इकोसिस्टम प्रोडक्ट, बिकॉज अगर आप उनके डोमेस्टिक के वो देखते तो उस लेवल वो नहीं थे तो उनको भी कहीं ना कहीं SRH ने थोड़ा फास्ट ट्रैक किया है. तो 5 हो गए. एंड देन नंबर 6 पे हमारे शिवम दुबे आ जाते हैं. चलो वो रेगुलर मुंबई से निकल के आए, हम स्टिल मान लेते हैं. रिंकू सिंह वॉज अगेन फास्ट ट्रैक्ड. देन बिश्नोई वॉज रेगुलरली, वो अंडर 19 से निकल के आए, तो उनको मैं चलो फास्ट ट्रैक नहीं कहूँगा फिर भी. एंड देन अर्शदीप अगेन, क्योंकि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का नाम था, अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम का पार्ट भी थे, तो उनको भी मैं एग्जैक्टली फास्ट ट्रैक नहीं बोलूँगा, दो उनको IPL से फ़ायदा हुआ है बट नॉट scouted I would say, because Chandigarh again is now one of the cricket powerhouses. वो बात है नहीं है. एंड वरुण चक्रवर्ती डेफिनेटली स्काउट इकोसिस्टम के थ्रू आए हैं. तो इसमें फिर भी हमें अब प्लेयर्स दिख रहे हैं, कुलदीप यादव स्काउट इकोसिस्टम की, जो मेन सिटीज़ में नहीं उतना खेले पर फिर भी स्काउटिंग इकोसिस्टम से पुश हुए हैं. जबकि वरुण चक्रवर्ती चेन्नई से थे बट स्काउटिंग इकोसिस्टम, क्योंकि ग्रेट क्रिकेट नहीं खेले हैं, स्काउटिंग इकोसिस्टम से ज़्यादा आए हैं. ODI काफ़ी हद तक टेस्ट का ही रिफ्लेक्शन होता है, तो आपको वहाँ पर भी ज़्यादा ऐसा दिखेगा नहीं. तो अभी भी हमारी टेस्ट और ODIs में स्काउटिंग इकोसिस्टम का उतना स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है. जबकि 2007 और 11 वर्ल्ड कप की टीम्स में आपको ये रिफ्लेक्शन दिखेगा. ये RP सिंह, श्रीशांत अगेन केरला से, तो वो स्काउटिंग इकोसिस्टम से निकल के आए. RP सिंह हो गए, VRV सिंह थे एक प्लेयर, वो भी इससे निकल के आए थे. MS धोनी, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये सब इकोसिस्टम से निकल के आए हैं. पर रीज़न है ना, एक डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे. जो IPL की टीम स्काउट कर रही हैं उनकी रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर तरह की, जो TRW ने जो करी थी, जो बेसिकली BCCI की ही स्काउटिंग वो थी, डिपार्टमेंट था. उनका मुद्दा था ODI टेस्ट हर तरह के फॉर्मेट के लिए प्ले. उस वक्त तो T20 था भी नहीं, तो उन्होंने तो जो मैचेस खिलाने थे उन्होंने उस हिसाब से स्काउट करा. पर अब ये देखो कि एक टाइम पे हमारा कोर फिर से यंग सिटीज से आना शुरू हो गया था, रिलेटिवली नॉन क्रिकेटिंग सेंटर से आना शुरू हो गया था. हाँ, मतलब ये कहानियां चलने लग गई थी कितनी कि यूसुफ पठान, इरफान पठान कैसे से घर से उमेश यादव के पास एक टाइम पे शूज नहीं थे खेलने के लिए, इस तरह के बैकग्राउंड से वो आते हैं, ठीक है ना. ये सब प्लेयर्स आने लग गए थे. और अब फिर से जब से वो स्काउटिंग इकोसिस्टम गया है, तो आप देख रहे हो कि मेन क्रिकेटिंग सेंटर्स के अराउंड हमारी टेस्ट टीम और ODI टीम बन गई है. तो अब फिर से जोनल क्रिकेट का, उन सबका पावर हाउस का थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस आया है, जो शायद ये IPL के स्काउटिंग इकोसिस्टम्स न्यूट्रलाइज कर देंगे. T20 टीम की शेप काफी हद तक किससे दिख रही है? वो तो IPL, वो तो वही दिख रहा है. स्काउटिंग इकोसिस्टम 50-50 चल रहा है. फिर भी 50 भी नहीं, ज्यादा है. 70 होगा. ODI और टेस्ट में उतना नहीं है. बैटर्स तो काफी हद तक ट्रेडिशनल इकोसिस्टम से ही निकल के आ रहे हैं. कर्नाटका से हमारे KL राहुल हो गए, मुंबई से हमारे यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर हो गए, रोहित शर्मा हो गए, दिल्ली से हमारे विराट कोहली हो गए, चंडीगढ़ से हमारे गिल हो गए. ये सब मतलब बैटर कोर प्रिटी मच हमारा अभी भी मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज से ही निकल के आ रहा है. बट बॉलिंग कोर हमारा अब हर फॉर्मेट में कहीं ना कहीं छोटे शहरों से भी आइडेंटिफाई होने लग गया. धीरे धीरे ये इम्पेटस बैटर्स की तरफ भी आएगा, डेफिनेटली आएगा. अभी आपको ऐसे कौन से प्लेयर्स लगते हैं IPL में जो स्काउटिंग इकोसिस्टम से निकल के आए हैं और एज ए बैटर्स भी अच्छा कर रहे हैं, जो शायद कभी आइडेंटिफाई ना होते? प्रियांश आर्य दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, ऑलरेडी खेल रहे हैं. मैं नहीं कहूँगा कि अननोन है. अभिषेक, विपराज निगम बैटर नहीं है अभी, फिर भी मैं कहूँगा. हाँ, आप ऑन द कॉन्ट्री आई थिंक आप आशुतोष को फिर भी कह सकते हैं, शशांक सिंह को फिर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शायद कभी IPL ना होता तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते. रिंकू सिंह फॉर दैट मैटर शायद अननोन कमोडिटी बन के रह जाते, उस लेवल पे ना आते. अंगरीश रघुवंशी एक ऐसे प्लेयर हैं जो शायद उतने प्रोमिनेंस में ना आ पाते अगर ये इकोसिस्टम एग्जिस्ट ना करता हो, या शायद आगे जाके इंडिया के जो बड़े प्लेयर बनेंगे वो बनने का मौका ना मिल पाता. पर अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे नहीं देखोगे जिनको अभी तक बैटिंग इकोसिस्टम में उतना इफेक्ट मिला है. तो जो बैटिंग पावर हाउसेज हैं वो अभी भी वो मेजर, या अगर आ रहे हैं तो हिटर्स आ रहे हैं. प्रॉपर टेस्ट मैच कल्चर नहीं आ रहा, बिकॉज ये स्काउट्स जिस तरह से जहाँ से स्काउट कर रहे हैं वो टेस्ट कल्चर के लिए स्काउट कर ही नहीं रहे. वो स्काउट हो सकता था थ्रू
BCCI थ्रू एनसीए काम कर रहा है अभी भी, अंडर 19 क्रिकेट में बहुत काम कर रहा है, ठीक है ना, पर अंडर 19 क्रिकेट में वो अभी जोश नहीं है टेस्ट क्रिकेट का। तो मे बी इफ यू वांट टू रिवाइव आवर टेस्ट क्रिकेट अगेन, तो हमें बीसीसीआई के साथ इस इकोसिस्टम को दोबारा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि छोटे शहरों में अच्छे टेस्ट बैटर्स ना हो जो एक्चुअली में टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहे, पुजारा जैसे लोग, जो शायद उतने लाइमलाइट के लिए भागने वाले लोग भी ना हो, जिनको होगा कि अगर मैं टेस्ट बैटर भी बन जाता हूँ तब भी इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। वो आपको लोग शायद छोटे शहरों में मिलेंगे, जिनके लिए अभी भी प्रॉपर हार्ड रूट ऑफ टेस्ट क्रिकेट खेलना शायद काफ़ी प्राइड वाली बात है, जिनके लिए इंडियन जर्सी पहनना अभी भी शायद प्राइड वाली बात है, जिनको शायद आईपीएल उतना अट्रैक्ट नहीं करता है। तो इसलिए ये जो पूरा पॉडकास्ट का पर्पस था कि आई वांटेड टू बेसिकली कम अप टू अ लेवल कि अब हमारा फ्यूचर स्टेप ऑफ प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अभी तक लोग आपको बोल रहे थे कि आप किसी टीम के वो बन जाओ, एनालिस्ट बन जाओ, अब लोग बोलेंगे कि आप बीसीसीआई में ही चले जाओ सर। नहीं, रीज़न क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट ऑफ 2007-8 वाले एरा की बात करते हैं तो सुरेश रायना एक स्काउटिंग इकोसिस्टम से आए, टेस्ट क्रिकेट का पार्ट बने, श्रीशांत बने, आरपी सिंह बने, एमएस धोनी बने, इन सब ने इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला, इरफान पठान, इन्होंने इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला है। तो 4-5-6 ऐसे कोर प्लेयर्स हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेले और वो इस स्काउटिंग इकोसिस्टम से निकल के आए। आईपीएल से हमें अभी तक टेस्ट इकोसिस्टम से आने वाला प्लेयर नहीं मिल रहा। आइडेंटिफाई हो जाता है पर वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक मेन पावर हाउस ऑफ क्रिकेट से ही आ रहा होता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बीसीसीआई शुड रीवैम्प एंड शुड मतलब री इंट्रोड्यूस दिस इकोसिस्टम, एंड उनको फिर से ग्राउंड पे जाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो हमारा जोनल क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो अभी भी मेन सिटीज़ के अराउंड ही सेंट्रिक है, और ऑब्वियसली पॉसिबल भी नहीं है सेलेक्टर्स के लिए वहाँ जाना, क्योंकि ट्रैवल लॉजिस्टिक्स कंसर्न है। कितनी बार हमने देखा है कि जो रणजी के मैचेस हैं उनमें इंटरनेशनल प्लेयर्स इसलिए खेलने को मना कर देते हैं क्योंकि उन शहरों में जहाँ वो मैच हो रहे होते हैं प्रॉपर ग्राउंड फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, होटल्स नहीं है, तो उनको लगता है कि जो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ लेवल ऑफ प्लेयर दे आर नाउ इज़ नॉट गोइंग टू गेट फुलफिल्ड देयर। तो इसका मतलब अगर ये प्लेयर्स और टॉप ऑफिशियल्स के लिए कंसर्न है तो वो प्लेयर्स जो शायद टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं और मेजर सिटीज़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कभी आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाएंगे। तो अगर बीसीसीआई सीरियसली चाहती है दैट टेस्ट क्रिकेट शुड बिकम रेलेवेंट अगेन, तो उनको फिर थोड़ा सा वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। चलो सर, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये पॉडकास्ट जो है ये कोई मेंबर निकले जो बीसीसीआई में हो और उसको समझ आए और करें। आपको वैसे लग रहा है कभी ये करेंगे नियर फ्यूचर में बीसीसीआई का? यार आप ये सोचो, इन 6 शहरों से मोस्टली अगर आप सारे इंडिया के वाइट बॉल और टेस्ट क्रिकेट के क्रिकेटर्स एनालाइज करोगे ना, तो इन 6 शहरों से ऑलमोस्ट 50 to 55% प्लेयर्स आए हैं। अगर इनसे नहीं थे तो इन पे मूव करके आए हैं। पूरी हिस्ट्री देख लो अगर 70-80 साल की, और जबकि पॉपुलेशन वाइज ये 5-6 शहर, इंडिया का 5% पॉपुलेशन भी नहीं है, तो 5% पॉपुलेशन से हमारे को 50% क्रिकेटर्स मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा अनफेयर तो है। किसका मतलब 95% ऑफ इंडिया, जहाँ पे अब जियो के आने के बाद इंटरनेट की पेनिट्रेशन, मतलब और आप देखते हो, आप मैचेस के व्यूज़ से आइडिया लगा सकते हो कितने कितने लोग हैं। नो डाउट वो थोड़ा सा अजीब तरीका होता है कैलकुलेट करने का, बट प्रेजेंस 30-40 करोड़ ऐसी एस्पिरेशनल पॉपुलेशन इंडिया की एग्जिस्ट करती है, तो चीज़ों को लेके अवेयर है, चीज़ों को लेके प्रोएक्टिव है, कुछ अच्छा करना चाहती है, बट अभी भी उन लोगों तक शायद वो चीज़ पहुंची नहीं है। अब एक चीज़ बीसीसीआई ने इस चीज़ को लेकर काउंटर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया भी है। क्या चीज़ स्टेप बीसीसीआई ने उठाया लास्ट 15 सालों से, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो, जहाँ पे उन्होंने, चलो वो मतलब रिसर्च, मतलब जो ट्रेनिंग रिसर्च डेवलपमेंट विंग तो दोबारा इस्टेब्लिश करना है उनके लिए शायद ना वायबल हो, बट उन्होंने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है ताकि ये छोटे शहरों में टेस्ट क्रिकेट रिवाइव हो सके, या वहाँ से टेस्ट क्रिकेट का कल्चर बिल्ड हो सके। अगर आप कितने सारे इंडिया के टेस्ट मैचेस देखते हो तो वो मेजर टेस्ट वेन्यूज में नहीं होते हैं आजकल। वो कहाँ होते हैं टेस्ट मैचेस? वो जनरली आपके इन छोटे शहरों में होते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे मेंबर्स भी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर इंडिया को टेस्ट क्रिकेट करियर इवॉल्व करना है तो मे बी वी नीड टू फिक्स आवर वेन्यूज़, मे बी हमें कोलकाता, मुंबई, इनको फिक्स विंडोज़ में टेस्ट मैचेस देने पड़ेंगे। मैं थोड़ा उससे डिसएग्री करता हूँ कि इन शहरों में ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट को लेकर कल्चर है, पर अगर जब मैच रांची में, मतलब मान लो होता है, तो रांची में जब वो टेस्ट मैच होता है तो वो वहाँ के यंगस्टर्स को इंकरेज करता है टू प्ले टेस्ट क्रिकेट।
जब वो मैच किसी और ऐसे छोटे शहर में होता है जहाँ पे शायद रेगुलरली कल्चर ना क्रिएट हो, तो उसको वो इंकरेज करता है। जब बड़े स्टार्स इंडियन क्रिकेट के जाते हैं 5 दिन टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो एक जो बॉल बॉय होगा जो बॉल को पकड़ रहा होगा, रियलाइज कर रहा होगा, उसको भी इमेजिन करने के लिए मिलेगा कि कल मैं भी उस सेंटर विकेट के लिए पे खेल रहा हूँ इंडिया के लिए। तो दैट्स वाई आई थिंक ये जो बीसीसीआई का ट्रेंड है कि इवन इफ दे आर नॉट एबल टू रिवाइव द स्काउटिंग इकोसिस्टम, दे आर एटलीस्ट trying to push test cricket to these smaller test venues is not a bad thing, because एक तो crowd अच्छी आती है उन मैचेस में। बड़े सिटीज में अब टेस्ट क्रिकेट को लेके उतना क्रेज नहीं रहा है। बहुत, बेंगलुरु इज एन एक्सेप्शन, वहां हमने देखा चन्ना स्वामी में हमेशा अच्छी क्राउड आती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज्यादा वो बात नहीं रही है। कोलकाता में जब टेस्ट मैचेस होते थे ईडन गार्डन में, तो लाख लाख लोग टेस्ट मैच 5 दिन देखने आते थे। अब वो बातें नहीं रही हैं। अब तो आईपीएल के लिए भी शायद हमें उतना ज्यादा क्राउड नहीं देखने को मिलता वहाँ बड़े शहरों में। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप दैट BCCI is at least making it sure that the test centers, they are trying to push it in the relatively smaller cities, जिनसे वहाँ पे एक पैरेलल इकोसिस्टम डेवलप हो ही सकता है। बिकॉज जब रेगुलरली वहाँ टेस्ट मैचेस होंगे तो टेस्ट मैचेस के लिए डिमांड भी बढ़ेगी, क्रेज भी बढ़ेगी, और साथ में धीरे धीरे वहाँ का ग्राउंड इकोसिस्टम भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। लोकल क्रिकेटर्स, लोकल एसोसिएशंस, लोकल अकेडमीज माइट गेट मोर एंटाइज्ड, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि अब मान लिया आपको पता है कि रोहित शर्मा इज गोइंग टू कम हेयर फॉर टू प्ले अ टेस्ट मैच, तो यू कैन इन्वाइट देम फॉर दैट। बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है, एक्सेस टू हिम में, तो चीज़ें शायद पॉसिबल ना हो पाती। तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग दैट मे बी जो बीसीसीआई कर रहा है कि दे आर नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग बैक टेस्ट क्रिकेट टू मेन सेंटर्स इज अ गुड थिंग। इट शुड बी स्प्रेड टू दी स्मॉलर सेंटर्स ओनली, एंड लेट्स होप इन फ्यूचर वी माइट सी अ डे कि ये स्काउटिंग इकोसिस्टम बीसीसीआई से भी रिवाइव हो, ताकि टेस्ट क्रिकेट का एक इंडिया में फिर से कल्चर बिल्ड हो सके। चलो सर, लेट्स होप। एंड शायद अगर आपका ये सजेशन सुन ले तो काफ़ी कुछ हो सकता है। पैसा तो इतना पड़ा है इनके पास, पड़ा पड़ा सड़ रहा है पैसा। मुझे लग रहा है वो यहाँ पे लगा देना चाहिए। एंड पर हाँ, ये भी बात सही है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो अब शायद वो अब ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट आने की तो नहीं रहेगी अब टेस्ट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 नेशंस के बीच में एक राइवलरी। और टेस्ट में अगर आप देखोगे तो जो मुझे दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड, WTC शायद मुझे नहीं लग रहा उतना इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता है WTC इज नॉट इवन ICC ट्रॉफी? अच्छा, क्योंकि वो तो बायलैटरल एग्रीमेंट होता है ना। सिर्फ जो WTC फाइनल होता है वो ICC ट्रॉफी होती है। अच्छा, क्योंकि वो ICC ऑर्गेनाइज करता है। उससे पहले तो बायलैटरल एग्रीमेंट्स है ना टेस्ट मैचेस। तो 2 कंट्रीज के बीच का एक 2 क्रिकेट बॉडी के बीच का बायलैटरल एग्रीमेंट है, उसमें तो ICC कोई रोल ही नहीं है। हाँ, तो तभी तो ये चीज़ देखने को मिल रही है हमें कि एक टीम कम मैच खेल के भी फाइनल में पहुंच गई। यस, जब फाइनल होता है वो ICC के परव्यू के अंदर आता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर वो फाइनल आप पहुंचे ही नहीं तो वो एक तरह से टेक्निकली ICC ट्रॉफी भी काउंट नहीं हुई। मुझे लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल तक ही रहे तो ये सेंस बनती है। WTC पर उससे एटलीस्ट मैचेस रिलेवेंट हो गए। अदरवाइज आप इतना शायद टेस्ट क्रिकेट सीरियसली ना फॉलो कर रहे होते। आपको BGT से ज्यादा दुख ये चीज़ का था कि इंडिया WTC फाइनल तक नहीं पहुंची, तो रेलेवेंस रह जाती है शायद। इसलिए बांग्लादेश के उस कानपुर टेस्ट मैच के हमारे को सिग्निफिकेंस ही ना होती जो हमने 2 दिन में जीता। कोशिश भी ना करते हम जीतने की शायद। तो ये भी चीज़ें होती है, तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। चलो सर, ये भी बात है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सो वी रियली होप आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा। एंड हम एक्चुअल में क्रिकेट को फुटबॉल की तरह लेके जा रहे हैं। यस, तो पहले स्टेप ज़्यादा अच्छे शुरू हो गए थे, बीच में कहीं ना कहीं ये IPL ने आके दोबारा रिवाइव किया। तो दैट्स वाई हमें IPL को इतनी गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए। इट इज समथिंग विच इज गुड दैट हैज हैपेंड फॉर इंडियन क्रिकेट। अदरवाइज 2006 में जब ये स्काउटिंग इकोसिस्टम स्क्रैप हुआ था, उसके बाद थिंग्स वुड हैव गॉन डाउनहिल फॉर अस, कुड हैव गॉन। IPL सेव्ड अस फ्रॉम देयर, एंड दैट्स व्हाई आई सो एडमायर दालमिया, बिकॉज कितने विजनरी थे वो। चलो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।